Assalamu alaikum. My name is Muhammad Talha. Today, our presentation topic is intellectual warfare. First, we will try to understand what is intellectual warfare. Intellectual warfare is basically clash of visions, concepts, images, especially their interpretation, and they are indeed genuine wars played with minds. इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर इज एक्चुअली ये एक ऐसी वॉरफेयर है जो कि हम लोगों के माइंड्स के साथ खेलते हैं और माइंड्स के साथ खेल के उनके अंदर हम कोई भी फिलॉसफी, कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी एक सोशियो कल्चर बैकग्राउंड के थ्रू, कोई भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम उनके माइंड में इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम डिस्चार्ज करते हैं बाय प्लेइंग देयर माइंड्स। तो इसमें इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में जो दुनिया डिफरेंट किस्म के ग्राउंड्स यूज कर रही है, द वर्ल्ड इज यूजिंग ग्राउंड्स आई नंबर्स कॉज स्क्रीन फॉर इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। इसमें डिफरेंट किस्म के ग्राउंड्स होते हैं। हम यहाँ पे 2 से 3 ग्राउंड्स को यूज करेंगे इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में, कैसे लोग यूज कर रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्राउंड है वो नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्रीन पार्टिसिपेशन इन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। तो नेटफ्लिक्स कैसे यूज हो रहा है? द वर्ल्ड इज यूजिंग डिफरेंट मूवीज, डिफरेंट सीजन्स, जिसमें वो एक प्रॉपर आइडियोलॉजी लोगों में इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं भाई ऐसा आपने करना है। तो ये चीज़ नेटफ्लिक्स के थ्रू यूज हो रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, वर्ल्ड इज यूजिंग एलजीबीटीक्यू मूवमेंट। उन्होंने सबसे पहले डिफरेंट किस्म के सीजन्स बनाए, डिफरेंट किस्म की मूवीज बनाई, उसके थ्रू उन्होंने लोगों में उस चीज़ को पहले परवान चढ़ाया, उसके उन्होंने इंजेक्ट किया, उन्हें रेडी किया एक नई फिलॉसफी, एक नई आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए। जब उनके माइंड्स ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड में उस फिलॉसफी को उस तरह से फैलाने की कोशिश की। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स एक एग्जांपल है इसकी स्क्रीन पार्टिसिपेशन में। तो इसके अलावा डिफरेंट किस्म की आप और मूवीज देख सकते हैं, डिफरेंट किस्म के सीजन। इसके अलावा एलजीबीटीक्यू के अलावा भी डिफरेंट किस्म की प्रमोशंस वो लोग कर रहे हैं जिस तरह से, तो वो उस चीज को यूज कर रहे हैं। दूसरी जो एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ वो क्योज है। क्योज इज एन एग्जांपल एज इंडिया यूज दिस एज ग्राउंड इन पाकिस्तान। क्योस जो है ना, अब हम यहाँ पे इंडिया के एग्जांपल ले रहे हैं कि इसको एज ए ग्राउंड ऑफ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर यूज करता है पाकिस्तान में। हर 1 से 2 साल में वो एक नया शोशा छोड़ देता है अपना जंग का। और पाकिस्तानी बचपन से ही, जैसे हम सब बचपन से हम सोचते आ रहे हैं कि हमने कोई मिसाइल बनाना है, हमने कोई भी मूवमेंट करनी है, न्यूक्लियर उसमें मूवमेंट करनी है, तो हमने डिस्टेंस दिल्ली से मैच करके रखा हुआ है कि दिल्ली से हमारा डिस्टेंस कितना, यहाँ से हमने मिसाइल मारना और इंडिया को तबाह करना। बचपन से हमें यही बताया जाता है। हर 1-2 साल बाद वो ये करते हैं, लेकिन खुद वो क्या कर रहे हैं, खुद वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के थ्रू सिर्फ उनको इस चीज में रखा हुआ है कि देर ऑलवेज वेस्टिंग देयर टाइम इन थिंकिंग अबाउट वॉर्स एंड अटैकिंग एंड इंडिया, और इंडियाज आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड। इंडिया इस तरह से तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को वो इसी चीज के अंदर उन्होंने रखा हुआ है। उसके बाद, क्या मुस्लिम उम्मा इफेक्टेड है इन आइडियोलॉजीज से? जी बिल्कुल इफेक्टेड है। वी टेक एन एग्जांपल ऑफ टिकटॉक ऑन स्क्रीन ग्राउंड फॉर इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। जैसे कि हम स्क्रीन ग्राउंड पे पहले हमने नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ली, उसके अलावा अब हम टिकटॉक की एग्जांपल ले लेते हैं। टिकटॉक की अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें ना, तो टिकटॉक इज फेमस इन लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास में फेमस हुई है। और इसको उन्होंने कैसे यूज किया? इट इज एक्सटेंसिव डेवस्टेशन टूल्स फॉर मुस्लिम उम्मा, रिलीजियस, सोशियो कल्चर एंड एथिकल ग्राउंड्स। सबसे पहले मजहबी ग्राउंड के ऊपर, सोशियो कल्चर और एथिकल ग्राउंड के ऊपर उन्होंने टिकटॉक को यूज किया। अब जैसे टिकटॉकर कोई भी, मिसाल के तौर पर किसी के मिलियन फॉलोअर्स हैं, 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो लोग अब टिकटॉक कर एक स्पेशल उसमें डांस के थ्रू वो आया या किसी भी उसने अपना एक नाम कमाया, उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू डिफरेंट चीजों के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने लग जाता है। और जो उसके फॉलोअर्स हैं वो बेचारे इंफीरियर साइकोलॉजी के तहत, इंफीरियर साइकोलॉजी का शिकार होकर, यार मैं इसको फॉलो करता हूँ तो मुझे तो ये चीजें अडॉप्ट करनी ही करनी, तो वो उस चीज को अडॉप्ट करते हैं। और ये टिकटॉक इसमें एक टूल है। टिकटॉक के थ्रू हम उन फॉलोअर्स में, उनके माइंड्स में ये चीज इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो उसको अपनाते हैं। उसके बाद मेरे पास कुछ सिनेरियोज थे। उस फर्स्ट सिनेरियो में जो था, जो कि मेन चीजें दिखाई गई थी, वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच था, चेजिंग पावर, फेम एंड कंफर्ट ऑफ टेम्पररी वर्ल्ड, और वहन। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच एंड वहन। मटेरियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? इट इज कंसर्न विद फिजिकल कंफर्ट rather than spiritual, intellectual and cultural values। इसमें हम हर जगह पे अपने आप को फिजिकल कंफर्ट में, पैसा कमाना, मटेरियलिज्म, हर चीज में ब्रांड कॉन्शियसनेस, तो इस चीज को फोकस करते हैं रेदर देन एक्चुअल स्पिरिचुअल या कल्चरल वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए। और दूसरी चीज यहाँ पे थी वहन। तो वहन को हमें समझने के लिए इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जब देखेंगे ना, तो वहन का मतलब होता है दुनिया की मोहब्बत, लव ऑफ दुनिया एंड फ्राइड ऑफ डेथ।
मौत से डर होता है और दुनिया की मोहब्बत होती है। तो वही चीज़ है कि जितनी दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर इंजेक्ट होगी, जितना मैं दुनिया में अपने आप को प्लेस करूंगा, उतना मुझे मौत से डर लगेगा। और वही चीज़ उस सिनेरियो में अंकल अपने भतीजे में इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा पैसा कमाओ, फेम के पीछे दौड़ो, यही लाइफ का मकसद है और कोई नहीं। इसके अलावा वहां पे वो बता रहा था कि योलो, जैसे कि आप सुनते हैं, यू लिव ओनली वंस, मनी इज एवरीथिंग, और सुपरस्टिशंस, ये तीन चार चीजें भी उसने बताई हुई थी कि एक दफा जिंदगी मिली है, इसी तरह गुजारो पैसे के साथ, और पैसा ना हुआ तो तुम लाइफ में क्या कर सकते हो। तो ये चीज उसने इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा सिनेरियो था जिसमें उस बच्चे से पूछा जाता है कि आपके स्कूल में क्या है, तो वो कहता है कि मैं स्कूल में बहुत ज्यादा जो है ना अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, और ये है। तो वहां पे उस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम था, they want to fun with their gadgets, they don't like restrictions। इसमें वो बच्चा कंफर्ट जोन का शिकार था, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डोपामिन एडिक्शन का शिकार था। डोपामिन एडिक्शन यही है, सिंपल वे में अगर हम समझ लें कि जितना ज्यादा आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो उतना ज्यादा आपको डोपामिन मिल रही होती है उस काम से। लेकिन क्योंकि आपके रिसेप्टर्स, आपके माइंड में, आपकी डिफरेंट बॉडीज में रिसेप्टर इंक्रीज कर जाते हैं, लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो उतनी आपको डोपामिन नहीं मिलती। तो इसलिए आपको वो काम दोबारा करना पड़ता है, हर बार ज्यादा से ज्यादा डोपामिन की खातिर आप एक ऐसी बंद गली में एंटर हो जाते हैं जहाँ से आपको वापसी का रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। और उसके अलावा इंस्पायरिंग अनइंस्पायरिंग स्कूल इन्वायरमेंट था। वहाँ पे टीचर्स, अगर हम देखें ना आज के स्कूल में, तो वो भी कोई इस तरह का इंस्पायरिंग इन्वायरमेंट नहीं होता। टीचर्स भी बड़ी लेजीनेस के साथ, कोई उनको उस तरह से ना कोई नॉलेज होता है, और उस तरह से वो बस जान छुड़ाने के लिए वो जो 5-7 हज़ार उन्हें मिल रहा होता है उसी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इस ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि बच्चे स्कूल से उस तरह से उनकी लगाव नहीं होता। उसके बाद एक कॉमन आइडियोलॉजी, एक कॉमन मैन के अंदर कैसे इंजेक्ट होती है, इसमें आप सिंपल समझ लें, इस तरह इंजेक्ट होती है कि जैसे कि एक पर्सन है, उसके फॉलोअर्स हैं, किसी भी टिकटॉकर है या कोई सेलिब्रिटी है, तो उसको वो काम करते हुए दिखाया जाता है। किसी किसी ने कोई शर्ट की मार्केटिंग करनी है, किसी भी चीज की मार्केटिंग करनी है, हम परफ्यूम की मार्केटिंग करनी है या अदर किसी और उसकी, तो वो काम उसको करते हुए दिखाया जाता है। जो सामने वाले उसके फॉलोअर्स होते हैं, वो बेचारे सबसे पहले इंफीरियर साइकोलॉजी का शिकार होते हैं, यार मैंने ना किया ना तो लोग क्या सोचेंगे। और दूसरा हार्ड साइकोलॉजी ये है कि यार सारे लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। तो इस वजह से वो एक कॉमन आइडियोलॉजी उस पर्सन के थ्रू जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं उनके माइंड में इंजेक्ट हो जाती है, क्योंकि जिसको वो फॉलो कर रहे हैं वो ये काम कर रहा है, तो उन्हें मजबूरन ये काम करना पड़ता है। तो इस तरह वो कॉमन आइडियोलॉजी रीच करती है। इट इज सिंपली डन बाय प्रेजेंटिंग पर्सन हैविंग सम फॉलोइंग विद अ कंसेप्ट दैट यू वांट टू डिस्चार्ज इन कॉमन मैन माइंड, एंड वी विल हैव टू अडॉप्ट दैट आइडियोलॉजी बिकॉज ऑफ हर्ड साइकोलॉजी एज अदर पीपल आर डूइंग दैट, एंड इंफीरियर साइकोलॉजी। ये दो वजूहात होती हैं जो हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। टूल्स यूज्ड इन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रीन है, नंबर्स हैं, क्योज है। वी कैन टेक टिकटॉक एन एग्जाम्पल बाय यूजिंग स्क्रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आइडियोलॉजी इंजेक्ट करने के लिए वो स्पेशल पर्सन को, जिसके फॉलोअर्स हैं, उसको वो काम करते हुए दिखाते हैं, और उसके बाद वो लोगों को वो काम करना पड़ता है। नंबर्स की एग्जांपल मैं आपको इतना दे देता हूँ कि नंबर्स भी वही चीज़ है कि मिसाल के तौर पे किसी के फॉलोअर्स फॉलोअर्स भी नंबर, सिंपल वे में नंबर्स, आपने कोई नंबर गेम प्ले कर दी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना ये कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे। वो कहता है यार मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो उस बेचारे को उसी वजह से करना पड़ता है। तो उसके बाद लास्ट में ये है कि इफ वी डोंट वांट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, क्या होगा। सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी एट स्टेक हो जाएगी, हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी, जो सरसाइल बात करें, वो खतरे में लग जाएगी। हम मुसलमान कहलाना अपने आप को दुनिया में पसंद नहीं करेंगे, जैसे कि हम वहां जाकर उस चीज का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि वी विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स आइडिया, हम इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। सबसे पहले तो इफेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं कर सकेंगे, फिर लोगों को इफेक्टिव सोल्यूशन कैसे देंगे। लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हम डिफरेंट थिंक आउट ऑफ बॉक्स नहीं कर सकेंगे। जैसे कि बाप दादा ने, अम्मा जी ने, अब्बा जी ने बता दिया, हमें वैसे ही करना पड़ेगा। हम अपनी लाइफ एक्चुअल पर्सपेक्टिव से नहीं जी सकेंगे। और मिस इन्फॉर्मेशन, हमें गलत इन्फॉर्मेशन जैसे प्रोवाइड कर दी जाएगी, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में क्या है कि ऑब्लिगेशंस जो कि नहीं फुलफिल हो सकती दिस इंफीरियर साइकोलॉजी की वजह से, हार्ड साइकोलॉजी की वजह से, वो ढेर सारी हैं। मैंने यहाँ पे दो को फोकस किया। वी आर इनेबल टू मेक इस्लामिक स्टेट, हम इस्लामिक स्टेट नहीं बना सके सिर्फ इसी ख्याल में कि लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, टेररिस्ट टेररिस्ट कंट्री। और दूसरा ये था कि वी आर अनेबल टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जिहाद। जिहाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल नहीं कर सके। उसमें
इंटेलेक्चुअल जिहाद भी हो सकता है, इल्मी जिहाद भी नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास अपने पास भी इल्म नहीं। जज़ाकल्लाह खैर, अगर किसी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अमेजिंग प्रेजेंटेशन माशाल्लाह। आपने जो करंट इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के टूल्स और वो सब एक्सप्लेन किया है, दैट वाज रियली गुड। क्योंकि नेटफ्लिक्स जैसे आपने उसमें ऐड किया है, आई डोंट थिंक कि किसी ने भी नेटफ्लिक्स को एज एन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर देखा होगा, या देखा भी होगा तो कम लोगों ने देखा होगा। बट अगर आप उसको उसके अंदर देखना शुरू करेंगे, अब उसको सेंस से या उस व्यू पॉइंट से, तो एवरीबडी वुड नो कि हाउ नेटफ्लिक्स इज इन इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का पार्ट। सो इट्स अ ग्रेट एडिशन। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वी हैव खालिद शराजी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चलो जी, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है और माशाल्लाह काफी अच्छा विजन ओपन किया है। मुझे थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान का बारे में आपने कहा है कि इंडिया ये विजन देता है कि जी पाकिस्तान मुंबई पे अटैक जारी रखे या उसी पे फोकस करे और खुद वो आईटी इंडस्ट्री और उस चीज में बहुत एक्सेल कर गया। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बात को थोड़ा सा देख लें, क्या हमारी कौम में ये वाकई यही वजह है? तो मेरे ख्याल में तो इससे चेंज बात है। और दूसरी बात जो आपने की कि वो टूल यूज करते हैं और उसमें टिकटॉक है, यूट्यूब है या नेटफ्लिक्स है। तो नेटफ्लिक्स तो चलें ठीक है, वो तो पेड कंटेंट है और एलजीबीटी क्यू पे भी वो बहुत ज्यादा और लाजमी उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके अंदर इशू ये है कि दूसरी तरफ हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को भी मशहूर होते हुए देख रहे हैं, जो शायद रेटिंग्स के लिए या इंटेलेक्चुअल शायद वॉरफेयर का उस तरह उनको पता ही नहीं है, लेकिन वो लोगों के अंदर बड़े मकबूल हो चुके हैं। तो इन दो बातों को जरा थोड़ा सा आप अपने तौर पे एक्सप्लेन कर दें, और अगर होस्ट इजाजत दें तो फिर मेरे ज़हन में जो है वो मैं भी बात करना चाहूँ। जज़ाकल्लाह। पहला क्वेश्चन दोबारा बताएं, समझ नहीं है, पहला क्वेश्चन बताएं दोबारा। और क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी कहाँ समझते हैं कि यार हमने वॉर ही लॉन्च करनी है। ये तो वॉर से बहुत दूर भागे हुए लोग हैं। ये तो खुद यही बात करते हैं कि शायद हमें तो अलहदा भी नहीं होना चाहिए था, हमारे बड़ों ने गलती कर ली इंडिया से अलहदा होके। और वॉर किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, जो अमूमी तौर पे मैं रवैये देखता हूँ या मैं थॉट्स देखता हूँ यूथ में खास तौर पे, उसमें तो हम्म। कहीं पे भी ये नहीं है कि वॉर होनी चाहिए। वो तो यही कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हाल यही है कि सुलह जोई के साथ और मामलात फहमी के साथ चलाया जाए। और हर तरफ यही है कि वॉर तो किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। वो मुझे थोड़ा सा वो एक्सप्लेन अगर आप कर दें कि जो आपका पॉइंट मुझे ये समझ आया कि पाकिस्तान को उसने इस तरफ लगाया है कि भाई वॉर लॉन्च करो और हमारे खिलाफ लड़ो, और उस चक्कर में और खुद आईटी इंडस्ट्री और जो वो है इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें पड़ा हो, जो मुझे समझ आया। तो काइंडली ये थोड़ा सा दोनों चीजें बता दें। देखें, सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल वारफेयर का जो ग्राउंड था ना, क्योज, उसमें मैंने इस एग्जांपल को प्लेस किया। ठीक है। उसमें इस बात के आंसर में मैं आपको आरएसएस की आइडियोलॉजी बताना चाहूंगा। आरएसएस की आइडियोलॉजी मेन जिसके ऊपर मोदी साहब काम कर रहे हैं। ठीक है। उसमें वार के तौर पे, इंटेलेक्चुअल वारफेयर में हम इसको इस तरह यूज कर सकते हैं टूल के तौर पे। आपने देखा होगा कि 2019 में भी उन्होंने इस चीज को यूज किया कि हम लोग आपके ऊपर हमला करने लगे हैं, और उन्होंने अपने जेट्स वगैरह भेजे। उससे पहले भी आपने देखा 1965 में, 1971 में। आई एम नॉट डिस्कसिंग कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोग कैसे सोचते हैं। मैं आपके सामने इस चीज को प्लेस कर रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के इस टूल को वर्ल्ड कैसे यूज कर रही है। ठीक है। तो आप इसमें अगर देखें ना, तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान अभी तक आते हैं उनके, जो वजीर खारजा है या जो उनका जो वजीर दिफा है, वो अब तक ये बयान देते हैं। तो इसको अब हम इंटेलेक्चुअल वारफेयर की ऐनक पहन के, उसकी ऐनक पहन के जब देखेंगे ना, तो उसमें हमें ये चीज नजर आएगी कि इसी जगह यार वो क्योस फैलाता है पाकिस्तानी कौम में। आप खुद देखें कि जब तक आप, अब हम एक्चुअल बात करते हैं ना, जब तक आर्मी की उस तरह से हमारे जहन में एक आइडियोलॉजी बिठाई गई थी, जब तक उस तरह से क्लियर नहीं थी, तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या होता था। आप अभी भी पाकिस्तानी स्कूल्स में, जो कि जहाँ पे 60 to 70% लोग पढ़ते हैं ना, पाकिस्तानी स्कूल्स में आप जाके पूछेंगे ना कि इंडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उनका ये मकसद होगा कि बस हमने इंडिया पे हमला करके और वहां पे जाके माले गनीमत में ये चीजें जाके ऐसे करना है हमने। ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट 5 to 10 स्कूल्स, जो कि 5-10% स्कूल्स जो कि अच्छे से काम करें, उनके अलावा उनके बारे बात नहीं कर रहा।
जो कि मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, तो मेजोरिटी को फोकस कर रहे हैं ना, तो मैं उस एंगल से आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि वो इस तरह करते हैं। और इसमें फिर हमारी इंफीरियर साइकोलॉजी भी है, ये बात आपकी किसी हद तक ठीक है कि हमने भी अपने आप को उसी जगह प्लेस किया हुआ है कि हम भी उससे ज्यादा सोच नहीं पा रहे, हम भी ने भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल सुपीरियर नहीं किया, हमारी जहन भी उसी तरह चलता है। और इसलिए मैंने इस चीज को यूज किया। दूसरी जो आपने इस्लामिक स्कॉलर्स की बात की ना, जो कि इस्लामिक स्कॉलर्स जो कि इंटेलेक्चुअल बात नहीं करते, लेकिन फिर भी वो मुसलमान यूथ में उस तरह से फिर फैल रहे हैं, उसकी दो रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहली रीजन जो है ना, वो ये है कि उसमें वो एक चीज बताते हैं जिसमें लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ उस तरह से इस्लामिक पार्टिसिपेशन नहीं है। वो मोस्टली जो फैल रहे हैं ना दुनिया में या यूथ में जो फैल रहे हैं, वो दर्स इस चीज का दे रहे हैं कि आपने सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है। आपको दुनिया का आपने कोई नहीं ठेका ठुका लेना, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। दूसरी चीज जो है, एक मुसलमान नौजवान के पास इल्म नहीं है, मेरे पास इल्म नहीं है। मेरे क्लास फेलोज, मैं एक मेडिकल कॉलेज में हूँ ना, अपने क्लास फेलो से आके पूछ लें कितना है कि आपके पास नॉलेज है, इल्म का। एक दिन वो जुमे वाले दिन जाते हैं, जुमे में एक दिन जुमे का खुतबा, उस वक्त जो मौलवी साहब बता रहे होते हैं उनकी नजर में यही होता है कि डायरेक्ट अल्लाह ताला से उतर है और बाकी लोग सुन रहे हैं, तो मुझे भी फिर इसी चीज को फॉलो करना है। इसलिए वो एक, जैसा सर साहिल साहब एक वर्ड यूज करते हैं, डिसहोनेस्ट का शिकार है, डिसोनेंस का शिकार है। बजाते खुद वो अपने जहन में बात समझ रहे हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन वो डिसोनेंस का शिकार है। लोगों को देख के भी मौलवी साहब भी बात कर रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट अभी जिब्रील ने आके ने बताया और ये ऐसे ही मैं बता रहे हैं। तो इसमें ये दो पॉइंट्स मैं इस तरह से अगर आपको समझा पाया हूँ। Yeah, and that's a good answer, मोहम्मद अला। और जहाँ तक फैक्ट्स की बात है, जिन्होंने भी क्वेश्चन किया था उनको एक चीज क्लियर, जब whenever मार प्लीज म्यूट रखें। जब भी आपने कभी भी अपना कोई एविडेंस या कोई फैक्ट्स आपने प्रेजेंट करने हैं तो बगैर रिसर्च के प्रेजेंट नहीं करने। क्योंकि अगर आप कहेंगे ना कि देखें ये हमारी कौम तो ये कह रही है कि इंडिया से हमने लड़ना ही क्यों है, इंफीरियर साइकोलॉजी, या यू डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ दैट, आप अपने व्यू पॉइंट्स की बेस पे कह रहे हो, ठीक है। तो जब आप ये कहोगे कि हमारी कौम ये कह रही है या हमारी यूथ ये कह रही है, तो इसकी जगह आपने ये कहना है कि मेरे आसपास वाले लोग ये कह रहे हैं। तो थोड़ा सा विजन अपना बढ़ाएं। whenever you see someone's point of view या दो तीन लोगों को आप बात करते हुए देखते हैं, तो हम लोग ये assumptions हमारी बन जाती हैं कि सब यही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये assumption बनने नहीं देनी, हमेशा रिसर्च करनी है इसके बारे में और देखना है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, एंड देन वी कैन कंक्लूड अ स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस प्रेजेंटेशन का, क्योंकि ऑलरेडी टाइम से ऊपर हो चुका है, बट आई वांटेड के एक क्वेश्चन और आ जाए। सो आई एम गोना म्यूट नीलम। इज नॉट हियर। ओके, फरीहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। अच्छा, ये तो हमने सब सारी चीज़ें समझ ली, इसका ऑपोजिट हम कैसे लेके चलें कि अगर हम अब कुछ स्टार्ट करना चाहें ना, कि हमें भी वही आई कैच या वो उसी तरीके से हमें भी लेके चलना पड़े कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाया जाए और किस तरह हम अपनी बातों को मनवाना शुरू करें ना। तो वो जो इंटेलेक्चुअल वो जो चीज़ें हैं वो हमारी थोड़ी वीक हैं, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी मुझे खैर वीक लगती हैं। कि इस तरफ कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें जिसकी तरफ यूथ करीब आए, जिन चीज़ों से यूथ अट्रैक्ट होती है या सच को समझने में आसानी होती है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ जैसे दीनी स्कॉलर बोलते हैं कि नहीं नहीं इधर नहीं जाना, ये गुनाह का काम है, ये यहाँ पर ज़्यादा बुराई है। तो हम इस चीज़ को किस तरह पलट कैसे सकते हैं? ये गेम हम, अगर हमें इस चीज़ की कुरान की समझ आ रही है, तो हम इस गेम को अगर पलटना चाहें तो वो पलटे कैसे? इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो टूल्स को मेरा जो ख्याल है हम यूज कर सकते हैं, स्क्रीन्स और नंबर्स को, ठीक है। स्क्रीन्स में पिछले दिनों सर साहिल से भी क्वेश्चन हुआ था, सच ऐसे क्वेश्चन हुआ था। तो इसमें स्क्रीन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट किस्म की एक एपिसोड से डिफरेंट किस्म की एक ड्रामाज या इस किस्म की सीरीज, सीजन्स की सीरीज बना सकते हैं, जिसमें हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव को, इस्लामिक आइडियोलॉजी को लोगों को प्रेजेंट करके बताएं। देखें जैसे कि एक उमर सीरीज के नाम से हजरत उमर की लाइफ पे भी एक स्टोरी बनी हुई है,
उसको हम लोगों तक दिखाएं, उन्हें बताएं कि कैसे इस्लाम हमारा यहाँ से था और फ्लोरिश किया और वहां तक पहुंचा जहाँ पे हजरत उमर ने उस सहरा में खड़े होकर उन पहाड़ों के पास कहा था कि यहाँ पे 4 ऊँट मुझसे नहीं संभाले जाते थे, जब मेरा बाप खिताब मेरे पास था मुझे कहता था। और आज इस्लाम की बदौलत इस पूरी जमीन पर अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला ने मुझे हुकूमत दी है। तो उस तरह हम स्क्रीन को यूज करके डिफरेंट किस्म की बना के, डिफरेंट किस्म की एपिसोड्स बना के इस्लामिक पर्सपेक्टिव को उस तरह से लोगों को दिखा सकते हैं। दूसरी चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, वो नंबर्स की है। ठीक है, नंबर्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं? वो इंटेलेक्चुअलिज्म से यूज कर सकते हैं। मुझे बजाते खुद जब मेरे पास इल्म होगा ना, मेरे पास जब नॉलेज होगा और मुझसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मुझसे लोग बिगर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे मेरे साथ और मैं बिगर सॉल्यूशंस दूंगा, तो उस वक्त सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने कॉलेज वालों को देता हूं, तो मैं अपने कॉलेज में सबसे अट्रैक्टिव इंसान बनूंगा। उसके बाद मैं अपने सिटी, आप अपने अपने सिटी में बात कर लें, मैं अपने सिटी सरगोदा में सबसे अट्रैक्टिव बनूंगा। उसके बाद अपने प्रोविंस में, अपने कंट्री में, उसके बाद पूरी वर्ल्ड। सिंपल ये है कि जब मैं खुद इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होऊंगा, मेरे पास आंसर्स होंगे क्वेश्चंस के, तो मैं लोगों को बताऊंगा, लोग बजाते खुद अट्रैक्ट होंगे। और इन दो टूल्स को हम इसके, जैसे आप पूछ रही हैं कि अपोजिट कैसे यूज कर सकते हो, तो इन दो टूल्स को ऐसे हम इनके अपोजिट यूज कर सकते हैं। जी, दैट्स माय तो टेक ऑन दिस। मैं बस थोड़ी सी एक और बात करना चाहूंगी कि जैसे अभी अर्तुगरुल एक ड्रामा आया था, लोगों ने उसको बहुत ज्यादा मकबूलियत दी, लेकिन क्योंकि अर्तुगरुल जैसे ही खत्म हुआ तो लोग अपनी अपनी पोजीशन, ऐसा लगता है जैसे अपनी अपनी जगहों पे वापस आ गया, ऐसा फेल हुआ कि कुछ चीजें फेल सी हो गई। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, जब वो बात करते हैं कुछ भी, तो फिर हमारे यहाँ ना इख्तलाफी बात बहुत ज्यादा छिड़ जाती है, तो ये भी कुछ हद तक कामयाब होती हुई चीजें नजर नहीं आती हैं। तो या इसका कोई और डिफरेंट टूल हो, इस तरह का टूल हो, क्योंकि ये चीज मुझे काफी वीक लगती है। लेकिन जो अर्तुगरुल वाली आपने बात की है ना, अभी आमना ने भी कहा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद बात की जाए, तो इस पे ना मैंने एक प्रॉपर रिसर्च पढ़ी थी। ठीक है, उसका मुझे एज सच अभी नाम याद नहीं है, शेयर इन ग्रुप। उसमें उन्होंने कहा था कि जो पूरी इन्होंने सीजन्स बना दिए ना, दैट वर नॉट हम्म, एक्चुअल रियलिटी। उसके ऊपर बस 1 से 2 सफ़ों की कहानी, एक्चुअल स्टोरी अर्तुगरुल की मिलती है हमें। तो Exactly. हम्म, आई थिंक दैट वाज नॉट एक्चुअली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर जो कि मैंने पढ़ा है। लेकिन जो उमर सीरीज है ना, अगर आप खुद देखें ना, उसमें आपका एक माइंड बनाते हैं, एक एक बात, एक एक जुमला हजरत उमर का, सहाबा कराम का, जैसे वो एक चीज प्रेजेंट करते थे, बताते थे, उसके थ्रू प्रॉपर जो जैसे सॉल्यूशंस दे रहे होते हैं बैठे। और बाहर के, एक मैं छोटा सा आपको वाकया बयान कर देता हूँ, जैसे कि वो ईरान का जब बादशाह उनके पास लाया जाता है जंजीरों में ना, तो उस वक्त हजरत उमर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे सर के ऊपर तो मतलब 72 कैरेट्स ऑफ गोल्ड लटका हुआ होता था, तुम यहाँ पे कैसे? ये ऐसी चीज उसमें दिखाया गया। तो वो कहते हैं कि व्हेन द वॉर वाज बिटवीन यू एंड आई, जब तुम्हारे और मेरे दरमियान जंग थी, तो तुम तो कोई चीज ही नहीं थे। लेकिन जब वार तुम्हारे और इस कायनात, जब हमारे और उस कायनात के बादशाह के दरमियान आ गई, तो इसलिए हम जो है ना जिल्लत का शिकार हुए, क्योंकि हम इस कायनात के मालिक से तो नहीं लड़ सकते। जब इस तरह की आइडियोलॉजी सबसे पहले अपनी यूथ को दिखाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, देखो बेटा हमारे बड़े, हमारे साहबा करम इस तरह की सोच के तहत, इस तरह की सुपीरियर साइकोलॉजी में थे, उस तरह से उनका माइंड इस तरह बनेगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि उस तरह से ये यूज हो सकता है टूल। लेकिन नंबर्स वाली जैसे मैंने बात की ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअली सुपीरियर नहीं थे, इसलिए अर्तुगरुल भी जो है ना उस तरह से अवाम ने जस्ट इंजॉयमेंट के लिए या कोरोना का वो पीरियड पास करने के लिए यूज किया, लेकिन उसके बाद भूल गए। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। Thank you so much, Salah, for such an amazing answer for that. Yes, अर्तुगरुल में यही बात है कि जब हम इस तरह की सीरीज भी देखते हैं तो बस हमें अच्छा लग रहा होता है, हम लोग उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक ही नहीं करते कि जो हम देख रहे हैं वो सही भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, क्योंकि सही चीज़ किताबों के जरिए हमें पता लगती है और किताबें हमने खोलनी नहीं है। किताबों से तो हम लोगों की लड़ाई है हमारी, ये सबसे बड़ी वजह है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर से दूर होने की। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू रिफ्लेक्ट कि हम किताबों से दूर क्यों है, हमें विजुअल्स क्यों चाहिए हर चीज को समझने के लिए, और विजुअल्स का इम्पैक्ट ही हमारे पे ज्यादा आता है। बिल्कुल ऐसे है। या